जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम है विकास। तो भाई साहब आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूं विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। अगर आप 2022 4 अप्रैल को पेपर देने वाले हो तो ये पेपर का सॉल्यूशन आपको देखकर जरूर जाना है। मैं इसका सॉल्यूशन भी बनाया हूं। सबसे बड़ी बात यही, आप लोग देख सकते हो मैंने बहुत सारे पेजों में सॉल्यूशन बनाए हैं और इसको बनाने में मुझे लगभग लगे हैं 8 से 10 घंटे। ये आपको ध्यान रखना है, कल से मैं तैयारी कर रहा था। तो भाई साहब यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, वायरल पेपर है, इसके आपको सॉल्व करके जरूर जाना। 2021-22 बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 मिनट आपको इसे पढ़ने के लिए मिलेगा, वो तो हमेशा मिलता है, तो ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर खंड का में विभाजित रहेगा आपका फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या कहता है, पहला प्रश्न, ठीक है, का किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो कब बन सकता है, तो वो है अवतल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख देना है कि भाई प्रश्नोत्तर संख्या पहला और का दूसरा का अवतल दर्पण द्वारा। तो ये आपका राइट विकल्प ऐसे एग्जामिनर जब जांचेगा जांच देगा और 1 नंबर आपको देकर चला जाएगा। ये मुझसे गलती हुई थी तो ऐसे लिखा है, ठीक है। उसके बाद आगे है कि भाई प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो है वो है ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर ऐसे आपको लिख देना है कि भाई ओम मीटर, ऐसे एग्जामिनर जांचेगा और 1 नंबर इसमें भी दे देगा। उसके बाद आगे है कि भाई विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं, ठीक है। विद्युत धारा किसमें से उत्पन्न होता है, तो जनित्र से। तो आपको ऐसे ही लिख देना है, एग्जामिनर ऐसे जांचेगा फिर से 1 नंबर देगा भाई ऐसे, ठीक है। उसके बाद आगे आपका आता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, तो पछमाभी द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो पछमाभी द्वारा किया जा सकता है, तो ये आपका राइट विकल्प बिल्कुल हो जाता है, पछमाभी द्वारा। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कि भाई दूसरे का क्या कहता है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो कि भाई उत्तल दर्पण को हमें पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है वो अधिक होता है एवं वस्तु का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। भाई अगर वस्तु का आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनेगा तभी तो सही रहेगा। पता चला उल्टा बन रहा है तो सभी व्यक्ति उल्टा ही दिखाई देंगे, साधन जो आ रहा है वो उल्टा ही दिखाई देगा। तो वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बन जाता है, सबसे बड़ी बात यही होती है। इसलिए हम उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, ठीक है। इसके द्वारा वस्तु का बना प्रतिबिंब छोटा भी होता है, तो ये भी होता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से इसको लिख सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या कहता है कि भाई देखो दूसरे का ख कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो ये आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, ठीक है। अब 2 नंबर मिलेंगे तो भाई देखो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो ये मैंने सॉल्व करके बताया कि भाई पहले आपका एफ जो दिया गया -15 सेंटीमीटर, उसके बाद वी भी -10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया ही गया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद u हमें ज्ञात करना है। तो बस वही लेंस सूत्र आपको लगा देना है कि भाई 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो उसी तरीके से वैल्यू रख देना और सॉल्व कर लेना। आपका u बराबर -30 सेंटीमीटर आएगा और ये 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। एग्जामिनर आराम से जांचेगा और आपको 2 नंबर दे के चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भाई साहब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि ग नंबर जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। इसमें भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो 1+1 मतलब क्या है कि भाई जब आप जरा दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा और निवारण के बारे में बताएंगे तो 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया, देख सकते हो जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि इस नेत्र दोष द्वारा क्या होता है कि नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को निकट अथवा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। यह व्यक्ति की आयु के साथ वृद्धि के कारण मांसपेशियों की दुर्बलता के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना क्या होता है, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन का मतलब क्या है कि फोकस दूरी में समायोजित करने वाली जो क्षमता होती है कि भाई कोई भी वस्तु है वो कहाँ तक आंख देख सकती है, यानी समायोजित कर सकती है, ठीक है। जैसे ये कैमरा है, अभी तो कैमरा फोकस दूरी कैसे, जैसे ये अभी यहाँ पर फोकस कर लिया, अभी मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर फोकस कर रहा है, देखो। इसी तरीके से ये क्या होगा कि नेत्र फोकस नहीं कर पाता, सिंपल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर निवारण के लिए क्या करेंगे भाई, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो भाई मतलब क्या है कि दोनों दोष इसमें आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष भी होता है, दूर दृष्टि दोष। तो भाई दोनों दोष के निवारण के लिए सिंपल सी बात है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। 2 फोकस जिसके रहें। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है भाई साहब क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि ये देखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का ये आपका रहेगा कितने नंबर का, तो 4 नंबर का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका देखिए 2 नंबर तो आपको प्रकाश के परावर्तन नियम बताने में लगेंगे और 1 नंबर आपको मिलेगा भाई साहब इसको करने में और 1 नंबर करने में इसको लगेगा, ठीक है, मतलब लगेगा नहीं मिलेगा। तो उसके बाद अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया, आप चाहे तो इसे भी कर सकते हैं, तो मैंने इसको करवाया है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। ये देखो तो यहाँ पर क्या यहाँ पर है कि भाई प्रकाश का परावर्तन का नियम सबसे पहले आप लिखोगे तो एग्जामिनर जो होगा कि भाई प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो ये आपका कितने नंबर का हुआ ऐसे जांच देगा एग्जामिनर, ठीक है। उसके बाद आपतन कोण यानी कोण आई तथा परावर्तन कोण यानी कोण आर सदैव बराबर होते हैं। देखो जब कोण बनता है कोई भी ऐसे प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो जो आपतन कोण परावर्तन कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर। तो इसको भी एग्जामिनर बिल्कुल ऐसे जांच देगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि भाई आपको 2 इसमें क्वेश्चन दिए। सबसे पहला हमें सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, तो पहला यहाँ पर सॉल्व करने के लिए मैंने लिख दिया हल पहला, ठीक है। दिया है दर्पण का प्रकार अवतल दर्पण और जो आर दिया गया है वो 20 सेंटीमीटर दी गई, तो हमें एफ निकालना पड़ेगा। तो एफ हमें 10 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल आई, तो एफ बराबर -10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि जो दर्पण है वो क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। तो u बराबर यहाँ पर -5 है, बस आपको सूत्र में रख देना है। यहाँ पर देखो मैंने सूत्र में रख दिया। अब उसके बाद ये सूत्र है आपका, उसके बाद वैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये पूरा वैसे सॉल्व करोगे तो v बराबर 10 सेंटीमीटर आपका आएगा, एग्जामिनर जांच देगा। उसके बाद 1 नंबर इसमें मिलेगा आपको और इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर वही भाई f बराबर -10 सेंटीमीटर, लेकिन v बराबर हमें ज्ञात करना पड़ेगा। अब की बार u बराबर हमें 15 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। उस बार हमें 5 सेंटीमीटर लिया था, अब की बार 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर जब लेंगे तो v का जो वैल्यू आएगी वो -30 सेंटीमीटर आएगी। तो ये आप एग्जामिनर जांचेगा, 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक नंबर आपके एकदम 2 नंबर ये क्लियर हो गया। और प्रकाश का जो, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक नंबर क्लियर हो गया। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम बताने के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 नंबर, यानी टोटल आपके 4 नंबर पूरे पक्के हो गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a। यहाँ पर ध्यान रखना, जो प्रतिरोधकता यानी आपकी जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होगी, बिल्कुल सामान्य रहेगी, ठीक है। तो प्रतिरोधकता बिल्कुल सामान्य रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आप सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले जितने नंबर का दिया है वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि आप 2 पेज में करने लग गए। भाई साहब 4 नंबर का दिया है तो बस छोटा सा 1 पेज में आप करो। किसी चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक हैं, तो यहाँ पर देखो जब कारक आप बताओगे तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर। तो 1 नंबर के लिए क्यों आप बहुत बड़ा बखद्दर कर रहे हो। तो चालक तार का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर मिलेगा, उसके बाद चालक तार की मोटाई पर निर्भर करता है, उसके बाद चालक तार की प्रकृति पर। चालक तार की लंबाई जैसे जैसे बढ़ेगी तो चालक तार का जो प्रतिरोध है वो भी बढ़ता चला जाएगा, विद्युत प्रतिरोध, ठीक है। यानी आर का मान बढ़ता जाएगा जब आपकी लंबाई बढ़ेगी। अब इसमें क्या है कि चालक तार की मोटाई पर, यानी मोटाई मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप बोल सकते हो। तो चालक तार की मोटाई जैसे जैसे आपकी मोटाई यानी ए आपकी बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध जो है वो घटने लगेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध, चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती और चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। उसके बाद चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि भाई वो चालक किस प्रकार, जैसे चांदी का जो प्रतिरोध होता है वो सबसे कम होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। और लोहा का प्रतिरोध अधिक होगा। तो मतलब भाई हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग प्रतिरोध होता है, हर एक धातु के लिए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे बड़ी बात यही, क्योंकि 3 नंबर, ये तो आपको 1 नंबर मिल गया, उसके बाद आपको 3 नंबर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सूत्र में आपको जैसे जैसे वैल्यू दी है रख देना है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, देखो दिए गए पदार्थ यल तथा लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। तो यहाँ पर जो सूत्र है क्या है, आर बराबर ये है, ठीक है, प्रतिरोधकता इंटू यल अपान ए। तो आपका आर बराबर दिया है 4 ओम और प्रतिरोधकता इंटू यल अपान ए, यानी समीकरण 1 हमें बना देना है। अब दूसरी बार क्या है कि भाई इसकी वैल्यू हमें ये आए तो इसकी जगह में 4 रख देना है बस। तो यहाँ पर आर बराबर फिर सूत्र रखे भाई, यहाँ पर प्रतिरोधकता इंटू यल अपान 2 इंटू 2a। अब 2 इंटू 2a कैसे हुआ ये आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर दिया ही गया है, देख सकते हो।
सकते हो, ठीक है। 2 × 2a का मतलब क्या है कि भाई ये 2a तो दिया गया है और 1/2 यहाँ पर लगाया गया, तो भाई 2 आपका एक लिखा नहीं जाता, वैसे आप लिख सकते हो 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ, जब आप सॉल्व करोगे तो प्रतिरोधकता इंटू यल अपान 4a, क्योंकि 2a आपका 4a हो गया, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि ये भाई आपका प्रतिरोधकता यहाँ पर हो जाएगी क्या, यानी R बराबर जो आपका होगा वो प्रतिरोधकता इंटू यल अपान a इंटू 1/4, भाई सिंपल 1/, ये 2 2 4 हो गए और एक हम यहाँ पर लगा दिया, और यल अपान ए तो रहेगा ही, यल अपान ए, ठीक है, मतलब बिल्कुल सिंपल कर दिया। उसके बाद क्या है कि भाई जो आपकी प्रतिरोधकता इंटू यल अपान ए, प्रतिरोधकता इंटू यल अपान ए की जो वैल्यू है 4 दी गई है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू 4 रख दी, ठीक है। तो वैल्यू 4 रख दी जब यहाँ पर, तो इसको जब ऊपर नीचे काटा तो यहाँ पर ए कॉमा हमें प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही आंसर है। तो 3 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका क्या कहता है भाई साहब, आगे आपका कहता है क्वेश्चन कि देखो क्या कहता है कि ये देखो अथवा में दिया है, तो आप चाहें तो इसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने इसको नहीं बताया, वैसे मैं इनको भी सॉल्व करवाऊंगा, सारे सॉल्व कर लेना, हो सकता है यही आ जाए। वैसे आगे बढ़ते हैं, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींच का सिद्धांत बनाना है आपको, तो कार्य विधि स्पष्ट करना, इसको आप अपने से कर लेना, ठीक है। बड़ा था थोड़ा तो इरिटेट हो रहा था, नहीं लिख पाया, तो ये आपको ध्यान रखना है। परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले चैप्टर्स हैं, तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं हम खंड ख में, आपका क्या आएगा इसमें, रसायन विज्ञान, ठीक है। क्या आएगा, रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान, रसायन नहीं होता बल्कि रसायन होता है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा खंड खा, तो खंड खा देखो यहाँ पर नए पेज से स्टार्ट करना है पूरा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है सबसे पहले कि भाई ZnCuSO4 की जब अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट और कॉपर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की, ये पूछा गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि भाई जो जिंक है वो इसमें से अभिक्रिया किया और कॉपर को जो है वो विस्थापित कर दिया, यानी कॉपर को भगा दिया, यानी जिंक जो है कॉपर से अधिक शक्तिशाली, आप सक्रियता श्रेणी पढ़े होंगे। तो उसके बाद आपका यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको इस तरीके से लिख देना है कि भाई विस्थापन अभिक्रिया, एग्जामिनर जांचेगा और 1 नंबर ऐसे आपको लिख देगा। उसके बाद दूसरा आपका आता है, और हाँ लाइनिंग बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे ही बिल्कुल सेम लिखना है, आप देख सकते हो कॉपी, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका देखो क्या कहता है, आगे आपका क्वेश्चन पेपर में आता है, देखो खा नंबर, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए आप जानते हो धोने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ये है, तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। यानी आपको इस तरीके से लिख देना है कि भाई खा का दूसरा जो कुछ देखो जो दिया गया है वो भाई दूसरे नंबर में दिया गया दूसरा धावन सोडा, तो यहाँ पर पूरा लिख देना धावन सोडा, इसको जब आप करोगे तो 1 नंबर ये मिलेगा। उसके बाद आगे आपका क्या आएगा कि भाई ये निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है, यानी OH जो है वो क्रियात्मक समूह है। तो ब्यूटेनोन, नोन में हो नहीं सकता क्योंकि इसमें CO क्रियात्मक समूह होता है। उसके बाद आता है कि भाई साहब ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल ऑल OH में ऑल ही लगता है, यानी एल्कोहल वाले में तो यही वाला आपका हो जाएगा, और O के लगता नहीं क्योंकि ये तो COOH वाला है, और ब्यूटेनल ये कौन सा वाला है, तो ये आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो कमेंट करना, चलो कमेंट कर देना, पहली बार बोल रहा हूँ तो ये कर देना, तो आपका ये सही है, ये भी आपका 1 नंबर आपका क्लियर करके जाएगा। तो बस एग्जामिनर ऐसे जांचेगा और भाई 1 नंबर देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्नोत्तर संख्या 6वां का तो रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाना है आपको, 2 नंबर मिलेगा। तो आप देख सकते हो, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मेरा मोबाइल धोखा दे रहा है, ठीक है। तो रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जिसमें एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद है कि भाई उपचयन क्या है, इसमें किसी तत्व में O2 यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तथा हाइड्रोजन हटता है या ह्रस्व होता है, ठीक है, उसका ह्रास होता है। उसके बाद अपचयन का मतलब क्या है कि भाई किसी भी अभिकारक में मतलब किसी भी तत्व में क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या होगा कि भाई हटेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये आपकी रिएक्शन हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई CuO है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, दोनों की जब रिएक्शन हुई तो देखो Cu का जो है Cu के रूप में क्या हो रहा है, अपचयन, क्यों, क्योंकि Cu यानी कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है और कॉपर बन रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर के रूप में अपचयन हो रहा है। उसके बाद देखो हाइड्रोजन में क्या है कि H2O बन रहा है, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो H2 का H2O के रूप में उपचयन हो रहा है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर देखो रेडॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन, यानी रेडॉक्स, रे
ऑक्स, ठीक है, हो गया सिंपल। आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मोबाइल धोखा दे रहा है तो सॉरी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, देखो मैंने एक बार समझा दिया था, फिर अब समझाना पड़ रहा है। तो आगे देखो यहाँ पर क्या है कि भाई बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग आपको लिखना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, यानी 1+1। जब आप बनाने की विधि बताओगे तो 1 नंबर, और जब इसका उपयोग बताओगे तो 1 नंबर, तो 2 नंबर मिलेंगे टोटल। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या है, बिल्कुल सिंपल लिखा है कि भाई सोडियम क्लोराइड जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया के आपसी अभिक्रिया से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। सिंपल, सोडियम क्लोराइड जल कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया के आपसी अभिक्रिया से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड भी बनता है, तो ये आपको याद रखना, काट नहीं दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो ये सोडियम क्लोराइड हुआ, ये अमोनिया हुआ, ये बेकिंग सोडा हुआ, और ये अमोनियम क्लोराइड हुआ। ऐसे ही बिल्कुल लिख देना है, बस आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक बात आप याद रखना, बेकिंग सोडा का जो सूत्र याद रखना है, और हमेशा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम भी याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। उपयोग क्या है, खाने को शीघ्रता से पकाने एवं खस्ता पकौड़े आदि को बनाने में इसका उपयोग होता है। भाई एक उपयोग बताओगे तो 1 नंबर मिल ही जाएगा, तो क्या मतलब है 52 उपयोग लिखने का, ठीक है। तो 2 नंबर आपके पूरे फिक्स हैं। उसके बाद आते हैं अगला, आपका 6वें का ग नंबर में क्या कहता है। देखो 6वें का ग नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई साहब आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। यहाँ पर आवर्त सारणी का नियम सबसे पहले आपको लिखना है। तो ये देखो नियम है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके लिए आपको मिलेगा 1 नंबर, और 1 नंबर आपको मिलेगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है बताने के लिए। तो बस सिंपल, ठीक है, तो यही आंसर होगा बिल्कुल। उसके बाद आते हैं आगे। तो आगे आपका क्या आता है, देखो 7वें का नंबर में आता है कि IUPAC नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, वैसे मैं यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बार बता चुका, लेकिन क्या है कि मोबाइल धोखा दिया। तो अब यहाँ पर देखो ये है पूरा लिख दिया, अब इसका नाम क्या होगा देखो। तो यहाँ पर सिंपल आप याद रखना, देखो आप सबसे पहले कार्बन देखो कितने हैं, ठीक है, पूरे यहाँ पर CH3 पूरे कार्बन कितने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको गिनो, ये 2 हैं तो इनको 2 हटाओ, ठीक है। सबसे पहले इनको 1 2 3 4 5, कार्बन श्रृंखला कितनी है 5, ठीक है। उसके बाद इसमें से जुड़ा है ना, तो ये वाला जोड़ा जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, देखो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, क्या है पेंट। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 4,4 डाई मेथिल पेंटेनोइक अम्ल। इसका मतलब क्या है, देखो इसमें क्या है कि भाई 4 का मतलब देखो, चौथे नंबर पर क्या है, मेथिल है और डाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4 और 4 मेथिल कहाँ है, तो 4 नंबर पे मेथिल है, 1 2 3 4, ये देखो 4 में डाई मेथिल यानी 2 ठो मेथिल हैं, मेथिल, ठीक है। तो 4 डाई मेथिल, ठीक है। मेथिल के बाद क्या है कि भाई मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट यानी पेंटेन, ठीक है, पेंटेन। उसके बाद ओइक अम्ल आप लिख सकते हो 1 ओइक अम्ल, क्योंकि 1 में आपका क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला क्रियात्मक समूह जुड़ा है, तो 1 ओइक अम्ल, ओइक दिख रहा है अम्ल, ठीक है। तो ये आपका नाम हो जाता है, देख सकते हो वही लिखा है, ठीक है। 1 ओइक अम्ल लिख सकते हो, वैसे 1 लिखा नहीं जाता तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे देखो यहाँ पर क्या बोला है दूसरा, ये क्या है CH3 CH2 CH CH2OH और Cl, ठीक है। इसका नामकरण क्या होगा, सबसे पहले आप गिनो 1 इधर थे, ठीक है, ये इधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर ये लगा है, तो 1 2 3 4 नामकरण किए। उसके बाद क्या है कि भाई सबसे पहले ये आपका क्या है प्रीफिक्स है, तो आप लगाओगे क्लोरो, ठीक है, क्लोरो कहाँ पर है, तो 1 2 यानी 2 पर है भाई, 1 2 तो 2 पर क्लोरीन है, तो 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, देखो यहाँ पर लिखा ही है, ठीक है, 2 क्लोरो। उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 क्लोरो ब्यूट, सबसे पहले जो लिखा है ब्यूट लिखो, ब्यूट। और उसके बाद क्या कौन से बॉन्ड है सारे सिंगल, तो ब्यूटेन। ऑल पहले में ही लगा है वो क्रियात्मक समूह, तो 1 ऑल लिख सकते हो ऐसे, ब्यूटेन 1 ऑल, या आप केवल ब्यूटेनॉल भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ब्यूटेनॉल, क्योंकि 1 ना लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाता है, 1 नंबर इसमें आपको मिलेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो मेरा पसीना में देखो ये पूरा क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं, धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। तो आपको 2 विधियां लिखना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हो संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास उपस्थित अम्ल नमी वायु आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित होने लगती है, यानी खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहा आप देखे होंगे कि भाई उसमें भूरे रंग की परत चढ़ने लगती है, भाई उसमें फिर पेंट करते हैं, है ना, जंग से बचाने के लिए, जिसको जंग बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर जैसे चांदी हो गई उसमें काले रंग की परत चढ़ जाती है, तो ये सारी चीज़ें।
तो ये आप लिख सकते हो। उसके संक्षारण को रोकने की विधियाँ क्या क्या है भाई? ग्रीस या तेल लगाने से धातुओं के संक्षारण में रोकथाम किया जा सकता है। मेरा पसीना यहाँ पर गिर गया तो ये हो गया। उसके बाद मिश्र धातु बनाकर, क्या मिश्र धातु यहाँ पर लिखा था, मिश्र धातु, ठीक है, तो आप इसको लिख लेना। तो इसकी जो PDF यार मैं प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा, क्यों? क्योंकि ये सब खराब होते जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी आप लिख लेना, ठीक है। उस लिखोगे तो आपको ही फायदा होगा। तो ये है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको कितने नंबर का था आप लोग देख सकते हो। ये आपका था भाई साहब 2 नंबर का। तो 2 नंबर इसमें भी आपके पूरे फिक्स हैं। क्यों? क्योंकि 1 नंबर आपका इसमें, 1 नंबर इसमें, यानी 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन। 8वां आपका आएगा कि भाई देखो क्या आएगा कि 7 नंबर के एक क्वेश्चन अब आएगा। वैसे 4 नंबर के इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। तो भाई निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप जानते ही हो क्या होती है भाई? जब एक यौगिक दूसरे यौगिक को उसके स्थान से हटा देता है और स्वयं उसका स्थान ले लेता है, उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद साबुन की सफाई प्रक्रिया, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी, ठीक है, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने इनके आंसर बताए हैं, ठीक है। निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण केवल आपको लिखना पड़ेगा। अथवा है ना, देखो तो यहाँ पर क्या है, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। जब एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो यहाँ पर ये मैंने लिखा है, देखो एथेनॉल मेथ एथ OH लगा तो ऑल क्या हो गया, मेथ एथ। एथेनॉल जब सोडियम से अभिक्रिया करता है तो CH3 CH2 यानी A बनाता है, यानी क्या बनाता है, मेथ एथ, ठीक है। तो ये बनाता है और उसके बाद H2, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है भाई आगे क्या आता है, एथिल एल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो ये सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम एथिल एल्कोहल गर्म किए, मेथ एथ C2H5OH जो है, ठीक है, मेथ एथ एथिल एल्कोहल। H2SO4 373 केल्विन में गर्म करेंगे, C2H5HSO4 यानी क्या बनेगा, मेथ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और यहाँ पर जल बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं भाई कि जब आपकी यहाँ पर देखो लिखा गया तीसरा, मेथेन को वायु में जलाया जाता है। मेथेन को जब वायु में जलाया जाता है तो ये मेथेन है आपकी, जब वायु में जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एथेनाइक या नोइक, ठीक है, अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या होता है एथेनोइक अम्ल जब एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसको आप मुझे कमेंट कर देना, मैंने लिख भी दिया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5वां नंबर। तो 5वां नंबर क्या कहता है देख सकते हो, पूरा आप देख लो, ठीक है। तो 5वां नंबर कहता है एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो एथेनोइक अम्ल जो है सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, तो एथेनोइक अम्ल हुआ ये CH3COOH मेथ एथ। एथेनोइक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है CH3CO OO यानी बनाता है, ठीक है, यानी मेथ एथ सोडियम एथेन बनाता है। उसके बाद ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आपका आता है CH3COOH। जब ये होता है तो क्या होता है, जब इसके साथ अभिक्रिया करता है बेकिंग सोडा के साथ, यहाँ पर लिखा गया है देख लो, ठीक है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब उसके साथ अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर इसको भी कमेंट कर देना, ठीक है। उसके बाद आपका ये CH3CH2OH के अमीनो 4 ये बनाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा दिमाग इसलिए ख़राब हुआ कि भाई पूरी वीडियो ख़राब होती जा रही है, ठीक है, मतलब सही से ये देखो, फिर मैं उसमें ना देखा पूरा ख़राब। तो अब यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर शुक्रवाहिका होगा, ये आपको याद रखना है, 1 नंबर मिलेगा। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मेरा मोबाइल यार दिमाग ख़राब कर दिया। जीवाश्म ऊर्जा स्रोत क्या है? जीवाश्म ऊर्जा स्रोत आपका कोयला हो जाएगा। पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो आप जानते हो भाई, यांत्रिक कार्य करने में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये देखो यांत्रिक कार्य, और ये देखो पूरा लिखा है ना। उसके बाद आता है घाव वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? जैव निम्नीकरण, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखो, ये आगे क्या कहेगा, 2 नंबर वाला आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी हैं, उसके उप उत्पाद क्या हैं? तो ये देखो, ये पूरा आप लोग को लिख देना है, ये देखो, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एवं अन्य खनिज पदार्थ एवं लवणों की आवश्यकता होती है। पूरा ऐसे लिख दोगे बस। उप उत्पाद आपके ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का खा आपका क्या हो गया? तो पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित आपको चित्र बनाना पड़ेगा। तो इसको मैंने ये बना दिया है, जैसे भी मुझसे बना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे।
तो 2 नंबर इसमें आपके पक्के। उसके बाद आते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 10वां का गा। तो इसमें क्या है कि भाई जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं, मैंने अपनी भाषा में लिखा है कि भाई निम्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। पहला पॉइंट टू पॉइंट अगर आप आंसर लिखते हो तो सबसे अच्छी बात है कि आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। ये पदार्थ पर्यावरण में दुर्गंध एवं गंदगी फैलाते हैं, पहला आपका हो गया। दूसरा, ऐसे पदार्थ विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। तीसरा, इनके कारण पर्यावरण में रोगाणु बढ़ते हैं। रोगाणु का मतलब जो रोग फैलाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या आता है, तो आगे आपका देखो यहाँ पर आया है कि भाई कायिक प्रवर्धन, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखो 11वां नंबर, ठीक है, का दिया गया है कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो आपको कायिक प्रवर्धन के बारे में बताना है। ये देखो मैंने लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा और इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जब पौधे के कायिक अंग जैसे तला, पत्ती या जड़ के द्वारा नया पौधा तैयार किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब एक प्रकार से कलम, ठीक है, कलम जो लगाई जाती है। इस प्रक्रिया का उपयोग प्रायः उच्च वर्गीय पौधे, विशेषता उद्यान में लगने वाले पौधे तथा फल देने वाले पौधे तैयार करने में किया जाता है। कायिक प्रवर्धन में कलम, दाब कलम या रोपण जैसी विधियां अपनाई जाती हैं। जैसे किसी भी पौधे को जब आप देखोगे दाब दोगे, अमरूद वगैरह को, उसमें जड़ें फेंक देती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद आते हैं कि भाई उदाहरण अमरूद, शकरकंद तथा पुदीने में की जड़ों पर अपस्थानिक कलियां होती हैं। ये कलियां अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बना देती हैं। तो यार मेरा पता नहीं क्या है आज हुआ, इसीलिए एनर्जी की कमी लग रही है बहुत तेज़, इसीलिए आप लोग लग रहा होगा बोरिंग फील हो रहा होगा, तो सॉरी उसके लिए। तो इसको भी आप देख सकते हो यार, ठीक है, इसको भी आप देख लो, पता नहीं मुझे कैसा अंदर से लग रहा। और आपका देखो 11वां का ख नंबर ये, ठीक है। तो इसको मैंने बताया है, ये जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। तो 4 नंबर इसका रहेगा। तो आप देख सकते हो 4 नंबर के लिए लाखों हजारों करोड़ों साल पहले जो भी जीव खत्म हो गए थे उनके जो ढांचे हमें मिलते हैं वही जीवाश्म कहे जाते हैं। सिंपल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जीवाश्म जो है विकास प्रक्रम में किस प्रकार हमें सहायता करते हैं। तो ये देखो ऐसी कौन सी स्पीसीज थी जो पहले जीवित थी या परंतु लुप्त हो गई, हमें पता चलता है। उसके बाद ऐसे जीवों के अवशेष जीवाश्म के रूप में मिले हैं जो कि एक वर्ग के जीवों का उनसे विकसित उच्च वर्ग के बीच की कड़ी के जीवों का स्वरूप बताते हैं। मतलब पहले किस प्रकार के जीव थे, अब किस प्रकार के, जैसे पहले बोला जाता है कि मानव बंदरों के समान था, इसी तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि मिले हैं अवशेष और ये भी बताते हैं कि पहले से अब के जीवों में क्या क्या बदलाव हुए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप इसको पादपों में परिवहन कैसे होता है, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लिख लो, अपनी भाषा में मैंने लिखा है। तो ये आपका पूरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कितने नंबर का आपका 3 2 5 2 7 नंबर का। 7 नंबर के लिए कम से कम 2 पेज में लिखना पड़ेगा, इसलिए आपको नंबर के अनुसार लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 पेज में, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो ये पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि पादपों में परिवहन जाइलम फ्लोएम तक होते हैं। जाइलम जड़ों से क्या सब मैं बताऊँगा। अब जाओ फोड़ दो यार, अब आज बोरिंग जैसे आपकी वीडियो बन गई, सॉरी वेरी सॉरी। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में यार, बाय।